के लिए यूज़ होता है बेसिकली, है ना। तो ड्यूरिंग द क्वेश्चन ही ये यूज़ होगा, ऐसे डायरेक्ट कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा इसका, ठीक है। वेवी कर्व का लोगैरिथम का भी मैंने तो नहीं देखा, कोई बहुत ही हार्डली कभी कोई आया होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया, बट डायरेक्ट क्वेश्चन लोगैरिथम से भी नहीं आएगा। ये ऐसे कंपोनेंट्स हैं ना, ये बेसिक कंपोनेंट्स हैं जो हर क्वेश्चन में यूज़ हो रहे हैं। मान लो किसी क्वेश्चन में कुछ और पूछ रहा है बट लॉग लिख दिया, अब लॉग का मीनिंग पता होना चाहिए आपको, तब वो क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। तो बस हम बेसिक से निकलने वाले हैं बाहर, ऐसा मान लो तीन लेक्चर के आसपास और लगेंगे, बेसिक से बाहर आ जाएंगे हम फिर, ठीक है। आज का लेक्चर का ऑब्जेक्टिव है लोगैरिथम। हेडिंग डालो लोगैरिथम, कनव तुम्हें आता भी हो कोई बात नहीं, वो सीख जाओगे तुम फिर से, है ना, वो रिवाइज हो जाएगा और बस। बताता हूँ। देखो अब जैसे ना 10th में तुमने शायद ज़्यादा सोचा, अदरवाइज 10th इतना मुश्किल है नहीं, 10th बहुत सिंपल है। आपको दो अलग अलग हिस्सों को सॉल्व करना है, ठीक है। ये हटा दूँ, ये लिख दिया, इसको हटा रहा हूँ मैं अब, ठीक है। तो 10th पर अब मैं चल रहा हूँ, 10th क्वेश्चन को एक बार देखते हैं। 10th क्वेश्चन में ज़्यादा सोचने वाला काम नहीं है, आपको बस उस इनइक्वालिटी को ना दो हिस्सों में बांटना है। देखो बोर्ड पर ध्यान से, दो इनइक्वालिटी लिखी है, आपने क्या किया, फर्स्ट इनइक्वालिटी को लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया 5x - 1 x + 1 का होल स्क्वायर, एंड आपने सेकेंड इनइक्वालिटी को राइट हैंड साइड लिख दिया x + 1 का होल स्क्वायर और लेस देन 7x - 3। अब काम क्या होता है, आपको एक ऐसा x ढूंढना है जो इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करे। तो अगर एक ऐसा x मिल जाए जो दोनों को सेटिस्फाई करे, वो आपका सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करो। इसको कैसे सॉल्व करोगे, 5x - 1 इज लेस देन x² + 2x + 1, x² - 3x, 2x - 5x इज -3x और +1 इज ग्रेटर देन 0। नहीं, +2 लिखें क्या, बोलो, ठीक है, +2। अब वेवी कर्व लगाओ इस पर, इसको आप मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे ना, तो x - 1 × x - 2 आएगा, ठीक है। तो जब आप इस पोर्शन पर वेवी कर्व लगाओगे ना, तो वेवी कर्व में निकल के आएगा कि आपका यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा। आपको ये क्वांटिटी पॉजिटिव चाहिए, तो अगर ये क्वांटिटी पॉजिटिव चाहिए तो सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा आपका, तो आपका बनेगा -∞ से 1 यूनियन विद 2 से इन्फिनिटी, ठीक है। ये LHS वाली इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन आया। ओपन इंटरवल इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। राइट हैंड साइड पर जब आप इसको सॉल्व करोगे, तो राइट हैंड साइड पर सॉल्व करने पर आपके पास बनेगा x² - 5x और 2x - 7x, हाँ, तो +4 आ जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये x - 4 × x - 1 बनेगा। तो वेवी कर्व आपको क्या सजेस्ट करेगा, जब आप वेवी कर्व लगाओगे इसके ऊपर 1 4 प्लस माइनस प्लस, तो वेवी कर्व के अकॉर्डिंग आपका सॉल्यूशन सेट आएगा 1 से लेकर 4। अब आपको ऐसे नंबर्स बताने हैं, नंबर लाइंस के ऐसे नंबर्स आपको बताने हैं जो दोनों को सेटिस्फाई करें। तो देखो ये 1 है, ये 2 है ना, इंटीजर नहीं चाहिए, इंटीजर चाहिए को तब करना है ऐसा। देखो आपका पहला वाला सॉल्यूशन सेट क्या है, पहला वाला सॉल्यूशन सेट कह रहा है कि -∞ से 1 तक एक्सक्लूडिंग 1 एंड, हाँ अभी देखते हैं। पहला वाला सॉल्यूशन सेट ये येलो कलर है, दूसरा वाला सॉल्यूशन सेट क्या है 1 से 4, तो 1 से लेकर 4 तक। तो दूसरा वाला सॉल्यूशन सेट क्या है 1 से लेकर 4 तक के नंबर्स एक्सक्लूडिंग 1 और 4। आपको एक ऐसा सॉल्यूशन देना है जो येलो कलर को भी सेटिस्फाई करे और ये जो पिंक कलर है इसको भी सेटिस्फाई कर जाए। तो आपको दोनों को सेटिस्फाई करने वाला चाहिए। तो ये वो पोर्शन है जो नंबर्स का, ये नंबर्स का वो पोर्शन है जो आपके दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो फाइनल सॉल्यूशन जो इसका बनेगा ना, फाइनल सॉल्यूशन, तो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा 2 से 4 और दोनों पर ओपन इंटरवल, क्योंकि ये एक ऐसा पोर्शन है जिसमें दोनों कलर अवेलेबल है। देखो 1 जो नंबर है, 1 ना तो येलो में है ना ही पिंक में है, तो आएगा भी नहीं इंटरसेक्शन में। किसी एक में भी अगर 1 होता तब भी नहीं आता, क्योंकि इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है, कॉमन लेने का मतलब होता है जो येलो को भी सेटिस्फाई करे एज वेल एज पिंक को भी सेटिस्फाई करे। समझ के बात को। तो अब 2 से 4 के बीच में कौन सा इंटीजर एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसा शायद वो लोग पूछ रहे हैं, नंबर ऑफ इंटीग्रल। तो नंबर पूछ रहा है, तो आंसर इसका 1 ही होगा।
कितने ऐसे इंटीजर है, शायद ये पूछ रहा है आपसे, कितने इंटीजर है इसके बीच में, तो 2 और 4 के बीच में बस एक ही इंटीजर है, दैट इज 3 ओनली, तो इसीलिए इसका आंसर 1 आएगा। नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी, समझ गए? ठीक है, तो जब भी डबल इनइक्वालिटी आएंगी उसमें क्या करना, LHS को अलग सॉल्व करना, RHS को अलग सॉल्व करना, दोनों का एट द एंड इंटरसेक्शन ले लेना, दैट्स इट। और हाँ, तब कंफ्यूजन हो जाती है उससे, एक साथ दो इनइक्वालिटी को सॉल्व नहीं करना, दोनों को अलग अलग करना है, और फिर क्या करना है, ये कहना है कि एक ऐसा सॉल्यूशन मुझे आंसर में लिखना होगा जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट्स इट। सर 6th वाला जो क्वेश्चन है इसी में नहीं, हाँ, DPP 8 का 6th क्वेश्चन, DPP 8, हाँ क्या लिखा है उसमें? सर इसमें डेटा टाइप स्प्लिटिंग कैसे होगी इसकी? इसी में डेटा टाइप स्प्लिटिंग नहीं है, DPP 8 का 6, रूट्स में नहीं है मैंने। हाँ नहीं, पहली बात तो ये फैक्टराइज्ड नहीं है, DPP 8 का जो 6th क्वेश्चन है वो फैक्टराइज्ड नहीं है, क्योंकि राइट हैंड साइड में 0 थोड़ी लिखा है उसमें। देखो DPP 8 का जो क्वेश्चन नंबर 6th है उसमें लिखा क्या है, x² + 3x + 1, और इधर लिखा हुआ है x² + 3x - 3, और इधर लिखा हुआ है > 5। अब 5 होने की वजह से क्या हो गया, आप वेवी कर्व नहीं लगा सकते इस पर, आप वेवी कर्व तभी लगा सकते हो जब यहाँ पर क्या हो, 0 लिखा हो, ऐसा थोड़ी लगता है वेवी कर्व। तो फैक्टराइज अगर आप कर भी लोगे तो कुछ फ़ायदा नहीं उसका, क्योंकि राइट हैंड साइड में तो 5 है। तो इसको करने का क्या तरीका हो सकता है, इसको करने का ये तरीका हो सकता है कि आप क्या कर लो, इसको मल्टीप्लाई करो इन साइड में, और फिर बाई चांस ये ऐसा हो सकता है कि फैक्टराइज हो रहा हो और फिर उसके बाद आंसर आ रहा है। हाँ, बाई क्वाड्रेटिक बनेगी, क्योंकि 3x³ और नहीं, बाई क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी शायद, दोनों पे प्लस है, एक बार देखना, 3x 3 दोनों तरफ 3x है, दोनों में + 3x है। मैंने ऐसे किया था x² + 3x दोनों में कॉमन है। हाँ, ये भी अच्छा वे है जो इसने किया है, बिल्कुल बहुत अच्छा। देखो अगर तुम x² + 3x को t मान लो तो उससे क्या होगा, ये क्वाड्रेट थोड़ी देर के लिए t माना, तो ये क्या लिखा है t + 1, और ये क्या लिखा है t - 3। अब आपने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया तो ये बना t² - 2t + -3 > 5। समझ पा रहे हो आप मेरी बात को? आपने इसको t माना, उसको भी t माना, और सिंप्लीफाई करके ये आया। अब आपने उसको इधर भेज दिया, जो 5 है उसको इधर भेज दो। जब आप 5 को इधर मल्टीप्लाई करो ना आप, इसको आ जाएगा अपने आप 3 माइनस का, ठीक है? तो इसको मल्टीप्लाई करना, इतना आएगा, तो आपके पास फाइनली आंसर बनेगा t² - 2t - 8 > 0। मैं 5 को लेफ्ट हैंड साइड ले गया, तो आप इस जो वे है कनव जो यूज़ कर रहा है बिल्कुल परफेक्ट है। आपने इसको t मान लिया, इसको भी t मान लिया, क्योंकि दोनों जगह सेम है। अब आपने इसको सिंप्लीफाई किया, ऐसा बना। अब ये तो फैक्टराइज हो सकता है, तो इसका फैक्टराइजेशन बताओ कितना आएगा, t - 4 t + 2, ये फैक्टराइजेशन आया। अब > 0, तो अब आप नंबर लाइन पर आओगे, तो नंबर लाइन पर क्या काम होगा, पहला रूट कितना है, अभी इसमें जो t की जो मेन वैल्यू थी वो पुट कर देंगे तो उससे 4 फैक्टर्स बन जाएंगे। दैट इज ऑल्सो करेक्ट, कि जैसे अभी ये फैक्टराइज हो चुका है क्योंकि राइट हैंड साइड 0 आ चुका है। तो अगर मतलब मैं तो वैसे अलग अप्रोच लगा रहा था, बट वो अप्रोच भी अच्छी है आपकी। मैं क्या कर रहा था, मैं पहले t का सॉल्यूशन निकाल रहा था, फिर मैं x का निकालता, बट वो अप्रोच भी अच्छी है कि t वापस ही पुट कर दो, अब फैक्टराइज हो जाएगा आपसे ये। तो जैसे ये किया, अब t की वैल्यू वापस पुट कर दो। जैसे ही आप t को पुट करोगे तो x² + 3x - 4, और यहाँ कितना आएगा x² + 3x + 2, और > 0। अब आप देखो इसका मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगा, x और यहाँ पर चाहिए +3, तो +4 एंड -1, तो x + 4 × x - 1 और x + 2 × x + 1, ऐसे आ जाएगा > 0। तो अब जैसे ही आपने t को वापस रिप्लेस किया, उसके बाद ये ऐसा बन गया। अब आप वेवी कर्व लगाओगे तो वेवी कर्व लगाने के बाद कितना आएंगे रूट्स, इधर आएगा -4, फिर -2, फिर -1, फिर 1, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। आपको चाहिए पॉजिटिव आंसर, तो -∞ से -4 यूनियन विद -2 से -1 यूनियन विद 1 से इन्फिनिटी। अब कौन सा इंटरवल, क्योंकि इक्वल टू लगा है तो रूट्स इंक्लूडेड है, इसीलिए सब जगह क्लोज इंटरवल लगेगा। ठीक है, ऐसे वेरी गुड, अच्छा मेथड है। बताओ समझ आई आपको बात? तो हमने क्या कहा, देखो वेवी कर तो वैसे भी नहीं लगना था, 5 है थोड़ी लगेगा वेवी कर। वेवी कर तभी लगता है जब 0 लिखा हो,
पॉजिटिव नेगेटिव का आंसर वेवी कर्व देता है, 5 से बड़े का आंसर नहीं देता वेवी कर्व। तो हमने इसको टी लेट किया, उसके बाद क्वाड्रेटिक बनी, उसको फैक्टराइज किया, फिर टी रिप्लेस किया, तो जो क्वाड्रेटिक बनी फिर वो फैक्टराइज हो गई और उसके बाद वेवी कर्व लग गया और आंसर आ गया। कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब हेडिंग डालो लोगैरिथम। तो आज के लेक्चर में 2 घंटे तक, जितना अब 2 घंटा तो बचा नहीं है, अब बचा है मेरे हिसाब से 1.5 घंटा। इस 1.5 घंटे में हमको लोगैरिथम को बहुत अच्छा सीखना है, ठीक है। तो हमने हेडिंग डाला लोगैरिथम, ठीक है। तो लोगैरिथम हमने हेडिंग लिखा, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखो क्या है, तो लोगैरिथम की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो लॉग है क्या, पहले उस चीज़ को समझते हैं। एक्सपेक्टेड क्या है कि 8th क्लास में जो इंडिसेस पे काम होता है, पावर्स वगैरह की डीलिंग जो होती है, एक्सपोनेंट्स कहते हैं जिसको, वो आपको आता होगा, वो इसके लिए बेसिक्स है, उसके लिए मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज़। तो देखो लॉग क्या है ना, लॉग एक फंक्शन है। मैथ्स में फंक्शन क्या होता है ये 11th में पढ़ाया जाता है, बट फंक्शन का आपके लिए क्या मीनिंग होगा कि कुछ आपने इनपुट डाला और उसका क्या आ गया, कुछ आउटपुट आ गया, उसको कहते हैं फंक्शन। कि जब आपने कुछ इनपुट रखा और उसका कुछ आंसर आया। तो अब लॉग जो फंक्शन है वो किस पे एक्ट करता है, इट एक्ट्स ऑन पॉजिटिव नंबर्स ओनली। तो 0 से इन्फिनिटी के जो नंबर्स हैं ये सिर्फ उन पर चलता है, और इसका जो आउटपुट आता है वो कोई भी रियल नंबर आ सकता है, जो मर्जी रियल नंबर आए आ सकता है आउटपुट में। तो इसी को कहते हैं लोगैरिथम, ठीक है। ऑलराइट, अब ये आउटपुट लाता कैसे है, तो लॉग एक्चुअली डिफाइंड होता है किसी नंबर, किसी बेस पर। इस बेस पर क्या कंडीशन होती है, जो ये बेस है इस पर एक कंडीशन होती है कि दिस बेस इज पॉजिटिव, दिस बेस इज पॉजिटिव बट नॉट इक्वल टू 1, या ऐसा लिख दो, एंड बेस इज नॉट इक्वल टू 1। ये इस पर क्या है, कंडीशन है, ठीक है, बेस के ऊपर। तो लोगैरिथम कभी भी डिफाइन करना है तो बेस के साथ डिफाइन करना है, बेस पर वो कंडीशन है जो हमने लिख दी। अब इसमें होता क्या है, ध्यान से सुनना, कि जैसे आपने लिखा log x और यहाँ लिखा बेस b, तो जो इसका आउटपुट आएगा वो क्या होगा, तो log x का आउटपुट, इसको कैसे रीड करते हैं, log x टू द बेस b। ये जो x है इसको हम कहते हैं इनपुट ऑफ द लोगैरिथम। तो log का आउटपुट क्या आएगा, ये क्वेश्चन उठ रहा है। तो log का आउटपुट देखो सामने, देखो सामने, नीचे नहीं देखना उस टाइम। log x का क्या आउटपुट आएगा, log x का आउटपुट वो नंबर होगा जिसे आप बेस की पावर में रखोगे तो जिससे x आ जाए। तो log x का आउटपुट क्या, एक ऐसा नंबर log x का आउटपुट जिसे आप बेस की पावर में रखो और आउटपुट कितना आ जाए, आउटपुट आ जाए x। यही log की डेफिनेशन है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आपने कहा कि इसका आंसर y आ रहा है, इस बात का मीनिंग ये है कि b की पावर में अगर आपने बाई चांस y रखा तो आंसर कितना आ रहा होगा, x। तो मैं क्या कह रहा हूँ, रिपीट करूंगा, देखो log x का आंसर क्या, log x का आंसर वो नंबर जिसे आप बेस की पावर में रखो तो उससे क्या आना चाहिए, x आंसर आना चाहिए। समझ आ गई बात। तो यही लोगैरिथम की डेफिनेशन है। तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन लोगैरिथम की यही है कि log x का आंसर वो नंबर आता है जिसे आप बेस की पावर में अगर रख दो तो इनपुट के इक्वल आना चाहिए आंसर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, एक एक करके बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ हम डील करते हैं। जो मैथमेटिक्स में स्टैंडर्ड बेस होता है या फिजिक्स केमिस्ट्री में जो स्टैंडर्ड बेस होता है, जनरली हम बुक्स में देखते हैं कि उसको 10 ले लेते हैं बेस, हर जगह 10 लिया रहता है। अगर मेंशन्ड है डिफरेंट बेस तब यहाँ पर कोई डिफरेंट बेस लिखा होगा, अदरवाइज आप 10 मान के सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चंस को। तो जैसे मैंने लिखा log 10 और यहाँ लिख दिया 1, ठीक है। कनक तुम मत बोलना, हाँ तुम लोग बोलोगे कितना आंसर लिखूँ, log 1 और बेस 10, कितना आंसर लिखा जाए, log 1 का आंसर वो नंबर होगा जिसे आप 10 की पावर में रखोगे तो 1 आना चाहिए। log 1 का वो 0.1, 10 की पावर में अगर आप 0.1 रखोगे तो क्या 1 आ जाएगा, पावर में रखना है, मल्टीप्लाई नहीं करना, पावर में रखना है। जीरो, तो 10 की पावर क्या करें कि 1 आ जाए, 0 पावर करनी पड़ेगी, तो इसीलिए इसका आंसर कितना है, 0 है, ठीक है। अगर मैंने लिखा log, मैंने यहाँ लिखा 1/10 और मैंने यहाँ लिख दिया 10 बेस में, तो बताओगे कितना आंसर आएगा, बोलो
-1। कैसे? देखो 10 की पावर में क्या रखोगे जिससे 1/10 आंसर आ जाए, तो -1 रखना पड़ेगा पावर में, तभी 1/10 आएगा। समझ पाए बात को? ठीक है, अब बताओ नेक्स्ट, log 10 1/100 बता सकते हो कितना आंसर आएगा? -2। 10 की पावर में क्या रखें जिससे 1/100 आ जाए? करेक्ट है। ठीक है, अगला log 10, यहाँ क्या लिख दें? 1000, बोलना कितना आंसर आएगा? -3। अगर मैंने लिखा log 10 और यहाँ लिखा 1/1000, 10,000 सॉरी, तो कितना आंसर कहोगे? -4। ठीक है, अच्छा अब ऐसा करते हैं, यहाँ लिखा log 10, बेस में 10 लिखा, इनपुट में भी 10 ही लिख दिया, तो कितना आंसर? क्योंकि 1 की कुछ भी पावर करोगे 1 ही आएगा। 1 की आप कुछ भी पावर कर लो 1 ही आता है, तो इसीलिए बेस 1 नहीं ले सकते आप, क्योंकि वो आंसर ही नहीं, डिफाइन ही नहीं हो पाएगा कि 1 की क्या पावर करें, 1 की कुछ भी कर लोगे 1 ही आएगा, तो इसीलिए बेस को 1 नहीं ले सकते। हाँ, तो इसका आंसर कितना आएगा? 1। फिर अगर मैंने आपसे पूछा log 10 100 यहाँ पर, तो 2। log 1000 बेस में मैंने लिखा 10, तो 3। log मैंने लिखा 10,000 और बेस में लिखा 10, तो आंसर 4। log मैंने लिखा 1 लाख, 1 लाख में कितने जीरोज होते हैं? 5, तो इसीलिए 5 आंसर आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो देखो अब ग्राफ कैसे बनाया जा रहा है, तो ध्यान से देखना मैं ग्राफ कैसे बना रहा हूँ। तो ग्राफ जो होता है हमको रटा हुआ होना चाहिए लॉगरिदम का, तो थोड़ा सा हमारे लिए बेटर होता है। ठीक है, अब लॉगरिदम का ग्राफ जो है ना, वो 2 चीज़ों पर एक्ट करता है कि बेस क्या है। तो पहला जो कैटेगरी है उसमें यह है कि अगर बेस 1 से बड़ा है, 1 से बिगर है, इस बार बेस कितना है बताना जरा, बेस इस बार कितना है? 10 है, तो 10 1 से बड़ा है क्या? 1 से बड़ा है बेस। तो अगर बेस 1 से बड़ा है तो फिर आप कह सकते हो, अगर बेस 1 से बड़ा है तब यही वाला ग्राफ आप बना सकते हो हमेशा। जब कभी लॉगरिदम का बेस 1 से बड़ा है तो यही ग्राफ बनेगा। तो मुझे बताओ सबसे पहले 1 पर आपका क्या आउटपुट आया? जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 1, फिर मैंने लिखा, ऐसे सोच के चलो कि 1 लिखा है और 1/10 का मतलब है 0.1, तो यहाँ कहीं मान लो आप 1/10 रहा होगा। फिर 1/100 का मतलब है 0.01। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इस पोर्शन को, ऐसे मान लेते हैं यहाँ 1 है। और अब स्टार्ट करते हैं काम। ठीक है, तो ध्यान से देखना मैं कैसे काम कर रहा हूँ। ठीक है, 1/10 मान लो यहाँ पर है, ऐसी मैं रफली मान रहा हूँ, एग्जैक्ट ग्राफ नहीं है ये। 1/10 यहाँ आप मान लो कि ये 1/10 था, आप यहाँ पर मान लो कि ये कितना था? 1/100। 1/100 छोटा होगा, 1/1000 और भी ज़्यादा छोटा हो जाएगा, 1/10,000 क्या हो जाएगा? और भी ज़्यादा छोटा। ठीक है, नंबर लाइन के ऊपर। log 1 पर कितना आंसर आया? बोलो, log 1 का आंसर कितना आया? 0। तो ग्राफ के ऊपर क्या प्लॉट होगा? ग्राफ के ऊपर प्लॉट होगा 1,0। ग्राफ के ऊपर क्या प्लॉट होगा? 1,0। तो 1,0 विल बी प्लॉटेड ऑन द ग्राफ। 1/10 का आंसर कितना आया? -1। तो मतलब ग्राफ के ऊपर क्या प्लॉट होगा कि जब आपने 1/10 आंसर रखा तो आंसर कितना आया? -1। तो लेट्स से आप मान के चल लो कि यार ये था -1, ये क्या मान लिया आपने? -1। तो 1/10 पर कितना आंसर आया? -1। तो ये वाला कोऑर्डिनेट कितना है? ये कोऑर्डिनेट है 1/10, -1। समझ पा रहे हो? ये कोऑर्डिनेट कितना है? ये वाला 1,0। ये वाला कोऑर्डिनेट कितना है? 1/10, -1। 1/100 पर कितना आंसर आया? बोलो, -2। मान लो यहाँ पर था -2, तो 1/100 पर -2 आया, तो यहाँ पर प्लॉट होगा ये। समझ आई बात? ठीक है, 1/1000 पर कितना आएगा? -3, और नीचे चला जाएगा ग्राफ। फिर 1/10,000 पर और ज़्यादा नीचे, 1/1 लाख पर और ज़्यादा नीचे। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप नंबर को छोटा करोगे, आपका ग्राफ किस तरफ को अप्रोच करेगा? आपका ग्राफ -इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। इसको क्या कहते हैं कि आपके ग्राफ ने किसको अप्रोच किया? -इन्फिनिटी को। ठीक है, अभी बनाना मत, मैं एक छोटा सा ग्राफ बना दूंगा, -इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। अब आपने रखा पॉजिटिव नंबर्स, मतलब बड़े नंबर, सॉरी पॉजिटिव नहीं, बड़े नंबर्स। 10 पर कितना आंसर आ गया? 1। तो लेट्स से ये 10 था, 10 पर 1 आंसर आ रहा है जी। ठीक है, 100 पर कितना आंसर आया? 2 का मतलब है थोड़ा सा और बड़ा आंसर आ गया। फिर 1000 पर कितना आया? 3। 10,000 पर कितना आया? 4, एंड सो ऑन, इस तरीके से। समझ आ रही बात? तो ग्राफ कैसे करता है लॉगरिदम का एक्ट? तो ग्राफ ऑफ लॉगरिदम इस तरीके से एक्ट करता है
कि 1 पर कितना आंसर आएगा 0। तो ऐसे करता है देखो, 1 पर 0, बड़े नंबर्स रखोगे तो बड़े बड़े आंसर्स आते जाएंगे। 10,000 पर 4, 1 लाख पर 5, 10 लाख पर 6 आ जाएगा, एंड 1 करोड़ पर आ जाएगा 7। तो ऐसे से करके बड़ा बड़ा आंसर आता जाएगा। लेकिन अगर आप 1 से छोटा नंबर रखोगे, 1 से छोटा नंबर रखने पर क्या आते हैं आंसर्स, नेगेटिव। आपको दिखाई दे रहे हैं कि आंसर्स कैसे आ रहे हैं, नेगेटिव। तो इसीलिए ग्राफ किधर को जाता है, धीरे 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 किस तरफ को जाता है ये ग्राफ, माइनस इन्फिनिटी को। समझ आ रही है आपको बात? तो जितना छोटा नंबर रखोगे लॉग उतना छोटा आंसर देगा। समझ आ गई बात? तो ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ है log x का। और log x का ग्राफ तो ये है, लेकिन इसमें कंडीशन है कि बेस किससे बड़ा होना चाहिए, 1 से। तो ये बातें तब कही जा रही हैं जब बेस क्या है, 1 से बड़ा है। ठीक है, ऑल राइट। मैं आपको ग्राफर पर इसको शो करके दिखाता हूँ। तो देखो, मैंने लिखा log, फिर मैंने लिखा x। ठीक है, तो ये ग्राफ है देखो। तो अभी तो ऐसा लग रहा है कि यार ये तो इंक्रीज़ नहीं किया उतना जितना सर ने दिखाया था। एक्चुअली ये इंक्रीज़ कर रहा है, बट बहुत स्लोली इंक्रीज़ करता है। जब मैं इसको ऐसे जूम आउट करूँगा ना, तब लगेगा कि हाँ मेरे जैसा ग्राफ बन रहा है। क्योंकि आप सोचो 1 लाख रखने पर जाके 5 आंसर आ रहा है, तो सोच रहे हो कि 5 कब आ रहा होगा, 1 लाख पर। तो 1 लाख बहुत बड़ा नंबर है। तो इस तरीके से ये करता है इंक्रीज़। थोड़ा और नज़दीक जाते हैं इसके, तो ये बिल्कुल ऐसा दिखाई देता है ग्राफ। समझ आई आपको मेरी बात? ऐसे। तो जब आप 1 से छोटे पर गए, देखो यहाँ पर आ रहा है ना 1, तो जब आप 1 से, देखो 1 पर कितना आया आंसर बताओ, 1 पर आया आंसर 0। 1 से छोटे नंबर पर नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और किधर को जाएगा, माइनस इन्फिनिटी को। 1 से बड़े नंबर पर ये जो जा रहा है, ये किधर, देखो 2 रखा, कुछ इतना आंसर आया, 3 3, बढ़ते 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 धीरे 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 जैसे जैसे आप आगे जाओगे तो बहुत बड़ा आंसर आ जाएगा। तो देखो मैं आपको जूम आउट करके दिखाता हूँ, मैं आपको लेके चलता हूँ जितना इसकी हाईएस्ट लिमिट होगी। तो देखो ये जो है 40,000 लिखा है, मैं आपको लेके चलता हूँ 1 लाख पर। ठीक है, ये 1 लाख है। अब 1 लाख पर देखो कितना आंसर आया होगा। तो देखो कितना आया है 1 लाख पर, नहीं 10 लाख है मेरे को लग रहा। फिर ये कितना लिखा है, देखो 10 लाख ही होगा ये, है ना? हाँ 10 लाख है। तो 10 लाख पर कितना आंसर आ रहा है, 6। समझ पा रहे हो बात को? तो इस तरीके से वो काम करता है। तो ये लॉगरिथम है, ये लॉगरिथम का ग्राफ है जो आप याद रखोगे। अब अगर बेस 1 से छोटा होता है तो होता क्या है, उस चीज़ को समझना। ठीक है, तो अब देखो, अच्छा ये ड्रॉ कर दो, ये लिख दो और वो ड्रॉ कर दो एज इट इज़। उसमें जो मैंने नंबर्स लिखे थे ना छोटे छोटे, वो मेंशन करने की आपको नीड नहीं है, वो आप डायरेक्टली लिख सकते हो। तो इसको लिख दो सेम टू सेम फटाफट से। अब मैं किस ग्राफ की बात करूंगा, अब मैं ग्राफ तब बात करूंगा ग्राफ की जिसमें बेस 1 से छोटा है, उसमें क्या हो रहा होगा। हो गया, करें आगे मूव। ठीक है, चलिए अपने साइड पे क्या डालें, f ब्रैकेट नेक्स्ट। हाँ कहाँ पर है, देखो इसका मतलब ये है कि जिस फंक्शन को हम स्टडी कर रहे हैं, ये f(x) कहलाता है। ये फंक्शन का नोट करने का तरीका है, डिनोट करने का। तो फंक्शन की वैल्यू log x है और बेस में कितना है, बेस b। तो ये जिस फंक्शन का ग्राफ है उसकी वैल्यू log x है, बेस b है, बट b ग्रेटर देन 1 है, ऐसा मैं कह रहा हूँ आपसे। चलो करें आगे काम, लिख दिया ना।
ठीक है, जल्दी जल्दी लिखना है, इसमें उससे बनाने की ज़रूरत नहीं है, स्केल वगैरह से सीधे बनाओ, हाथ से हैबिट रखनी है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब करते हैं 1 से छोटे वाले बेस पर काम। मैं यहीं पर ड्रॉ करूंगा ग्राफ, आप भी इसी के ऊपर करेंगे, लेकिन अब क्या करते हैं 1 से छोटा। 1 से छोटा कोई नंबर ले सकते हैं, तो लेट्स टेक 1/10। तो बेस आपने कितना लिया इस बार 1/10, तो बेस कितना है ये 0.1 है। आप अगर इसके अंदर 1 रख दोगे तो आंसर कितना आएगा बोलना, 0.1। सोच लो दोबारा से। 1/10 की क्या पावर करूँ कि 1 आ जाए, ऐसे सोचना है। 0। 1 कब आता है किसी का आंसर, जब पावर में 0 रखो तभी आता है। ठीक है, अब एक काम करो, मान लो मैंने यहाँ पर लिखा 1/10 और फिर मैंने यहाँ पर भी 1/10 रख दिया, तो आंसर कितना आएगा 1। फिर मैंने लिखा log, फिर मैंने लिखा 1/10 और इधर मैंने लिख दिया 1/100, तो आंसर कितना आएगा 2। देखो इस बार नेगेटिव नहीं आया आंसर, पिछली बार नेगेटिव आ रहा था क्योंकि वो नंबर 10 था, यहाँ 1/10 है, 1/10 की पावर 2 करोगे तभी 1/100 आएगा। फिर 1/1000 पर कितना आंसर आएगा बताओ, 3। 1/10,000 पर 4। अगर मैं 10 लिख दूँ तो फिर क्या आंसर कहोगे तुम, 10 लिख दिया और यहाँ 1/10 ही है बेस, तो -1, तो उल्टा होगा ग्राफ। समझ पा रहे हो बात को, 100 लिखने पर पिछली बार 2 आ रहा था, जबकि इस बार कितना आएगा -2। 1000 रखने पर क्या आंसर आएगा 1/10, जब बेस आपने लिया तो पहले आ रहा था 3, अब आएगा -3। तो होगा क्या, देखो इधर पिछली बार 1 से छोटे नंबर्स रखने पर नेगेटिव आंसर आया, इस बार देखो रियलाइज करो 1, 1/10, 1/100 1 से छोटे नंबर्स हैं, बट आंसर कैसा आ रहा है पॉजिटिव। तो ग्राफ जो होगा ना ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, 1 से छोटे नंबर्स पर आपको रियलाइज हो रहा है पॉजिटिव आंसर आ रहा है, तो ग्राफ जो है 1 पर तो 0 आंसर देगा, बट 1 से छोटे पर नेगेटिव आने की बजाय क्या आंसर आएगा पॉजिटिव, और धीरे 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 किधर को चला जाएगा ग्राफ, इन्फिनिटी को। 1 से बड़े नंबर्स पर क्या होने वाला है, नेगेटिव आ रहा है, देखो 10 पर -1, 100 पर -2, तो नेगेटिव का मतलब है वाई एक्सिस पर जाना पड़ेगा आपको, नेगेटिव वाई एक्सिस पर। तो ये वाला जो येलो कलर का ग्राफ है ये बेसिकली log x का ही ग्राफ है, लेकिन इस केस में बेस क्या है 1 से छोटा है। ठीक, हाँ, बेस तो हमेशा ही 0 से बड़ा होता है, वो आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, बेस 0 से छोटा कभी होता ही नहीं है। तो ये ग्राफ उल्टा बनेगा, 1 से बड़े नंबर पर नेगेटिव, 1 से छोटे पर पॉजिटिव। सर इस बार ग्राफ ऐसे क्यों जा रहा है जैसे जबकि पहले ऐसे जा रहा था? देखो तुम 1 से बड़ा नंबर तुमने रखा, जैसे तुमने रखा 10, तुमने खुद कहा कि 10 पर आंसर -1 आ रहा है, तो 10 पर -1 आने का मतलब ऐसा कि 10 पर -1 आया। 100 पर इस बार -2 आंसर आने वाला है, पिछली बार जबकि 10 पर 1 आंसर आ रहा था और 100 पर कितना आ रहा था पिछली बार 2, तो इस बार 10 रखने पर -1 आ रहा है, 100 रखने पर -2 आ रहा है, 1000 रखने पर -3 आ रहा है। तो इसीलिए क्या है इस बार नेगेटिव आंसर्स आ रहे हैं, तो 1 से बड़े नंबर पर ग्राफ नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ चला गया और 1 से छोटे पर पॉजिटिव वाई एक्सिस पर गया। वाई एक्सिस इज द आउटपुट, कि वाई एक्सिस पर आंसर आते हैं, इनपुट एक्स एक्सिस से लिए जाते हैं, आउटपुट वाई एक्सिस पर। मैंने इधर क्यों नहीं बनाया ग्राफ, कौन बताएगा, ये पोर्शन ब्लैंक क्यों है, क्योंकि लॉग जो है पॉजिटिव नंबर्स के लिए डिफाइंड है, तो इधर जो इनपुट वाले नंबर्स हैं वो कैसे हैं, इस तरफ इनपुट वाले नंबर नेगेटिव, तो नेगेटिव पर आउटपुट ही कुछ नहीं है, इसीलिए कंप्लीट स्पेस क्या है इधर वाला ब्लैंक, इधर कुछ नहीं बना। समझ आई बात? नीचे क्या है, नीचे तो नेगेटिव है। नहीं देखो x नेगेटिव है तो ना, अगर तुमने यहाँ सपोज ग्राफ बना दिया, इसका मतलब है नेगेटिव नंबर पर कुछ आंसर आ रहा था, जबकि नेगेटिव पर कुछ भी आंसर नहीं आना चाहिए, तो चाहे वो ऊपर हो चाहे वो नीचे हो कहीं भी आंसर नहीं आएगा। इनपुट ही अगर नेगेटिव है तो डिफाइंड ही नहीं है आपका फंक्शन। तो इधर जो है ग्राफ बनाने का मतलब है, अगर आपने ग्राफ बनाया तो मतलब कोई ना कोई नेगेटिव नंबर ऐसा है जिस पर डिफाइंड है, जबकि ऐसा है नहीं। ठीक है, कर लें अब आगे। हेलो, हाँ मैं कहता चलेगा वो हैं, ठीक है वो चल रहा है, इसी मतलब प्रॉपर हो रहा है, ठीक है ओके, मैं क्लास कर रहा हूँ।
ऐसे भी लिख सकते हो। -2 नहीं, मतलब तुम बेस को नेगेटिव ले रहे हो, कह रहे हो तुम? बेस को नेगेटिव है x। हेलो मैम, वो आ रहा है क्या? वो प्रिंट आया नहीं मैम। नहीं, किसको दिया आपने? हाँ हाँ, ओके हाँ, तो बोलो। इसको या इनपुट को नेगेटिव। अगर तुमने क्या किया, बेस को नेगेटिव लिया, हाँ इनपुट को देखो, इनपुट तो नेगेटिव ले ही नहीं सकते क्योंकि फंक्शन को डिफाइन ही, देखो ऐसे सोचो, आप किसी नंबर की कुछ पावर कर रहे हो और उस पावर को करने से इनपुट आना चाहिए, है ना? तो किसी भी नंबर की चाहे आप पॉजिटिव पावर कर लो, पॉजिटिव ही आंसर आता है, और अगर आपने नेगेटिव पावर की तो पॉजिटिव आंसर आएगा, क्योंकि वो देखो, मेरा कहना सिंपल सा ये है, log x का मतलब क्या है कि b की पावर में कुछ रखोगे तो x आना चाहिए। तो b की पावर में आप पॉजिटिव नंबर रखोगे, नेगेटिव रखोगे, चलो मान लो, तो 1/b² बन जाएगा जो कि पॉजिटिव है। तो पावर को आप चाहे नेगेटिव रखो चाहे पॉजिटिव रखो, आंसर पॉजिटिव ही आ रहा है, तो x कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर b नेगेटिव में तो हाँ, लेकिन फिर b नेगेटिव में ना दिक्कत आएगी, जैसे b की पावर हाफ है, ये डिफाइंड नहीं है, मान लो b नेगेटिव हो गया ना, तो जैसे ऐसा कहते हैं ना कि b की क्या पावर करें जिससे x आ जाए, तो कभी कभार ऐसा होता है कि हाफ पावर करनी पड़ती है, तो अगर b ही नेगेटिव ले लिया तो हाफ पावर आप कर ही नहीं पाओगे, तो इसीलिए वो हाफ क्या, हाफ 1/4 पावर 1/6 पावर कोई भी डिफाइन नहीं होती। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट, नेगेटिव नंबर की 1/4 पावर डिफाइन नहीं है, तो बाई चांस तुमने क्या किया, बाई चांस तुमने लिखा log -2। अब तुमने यहाँ पर लिख दिया, देखो यहाँ पर लेट से कोई नंबर लिख दिया x, तो सपोज करो ये x इस तरीके का है जिसमें पावर हाफ करनी पड़ रही है आंसर लाने के लिए, तो आपको ये कहना होगा कि -2 की पावर हाफ जो है वो x के इक्वल है, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये इसका लॉजिक है कि आप देखो, हम ऐसे भी सोच के चलते हैं इसको कि जब कभी हम किसी चीज़ को डिफाइन करते हैं तो डिफाइन करने का मतलब कि हो सकता है कुछ केसेस में एग्जिस्ट कर रहा हो नेगेटिव पर भी, लेकिन हम डिफाइन इस तरीके से करते हैं कि हमेशा ही एग्जिस्ट करे, ऐसा ना हो कि इस केस में किया जी उसमें नहीं किया एग्जिस्ट। तो जैसे हाफ पावर में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, बट नेगेटिव नंबर की पावर आप करोगे 2 तो एग्जिस्ट करेगा आंसर। तो मेरा ये कहना है कि कभी कभार एग्जिस्ट करेगा, कभी कभार नहीं करेगा, बट डिफाइन करते समय ऐसा डिफाइन करते हैं जिसमें हमेशा ही एग्जिस्ट कर जाए, ठीक है? ऑल राइट, अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। अब क्या कर रहा हूँ मैं आपको जैसे कुछ चीज़ें सिखा रहा हूँ इसमें ना, जैसे फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टीज़ में इसको लिख रहा हूँ, ठीक है, इसको हम कहते हैं, चलो एक काम करते हैं, थोड़ा सा अभी इस पर और काम कर लेते हैं। सपोज लिखा है log 2, इधर लिख दिया 0.5, बताओगे कितना आंसर आएगा? कुछ क्वेश्चंस में लिख रहा हूँ, आप भी इनको एज अ क्वेश्चन लिखो, आप भी अपनी नोटबुक में लिख सकते हो इसको, और दिमाग लगा कर आपको सोचना होगा कि आंसर आएगा क्या। 1/2 की पावर -1 इज़ 1/2, और 1/2 जो होता है 0.5, तो पहले का -1, दूसरे का भी -1, क्योंकि 1/2 की पावर -1 करोगे तब भी 2 आएगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ ऐसे लिख दिया, देखो मैंने यहाँ लिखा 2 की पावर 1/3, इधर लिखा 2, तो बताओ 2 की पावर -1 कितना होता है? 1/2, और 1/2 कितना होता है? 0.5। इसका आंसर 1/3 आएगा, क्योंकि आप 2 की क्या पावर करोगे जिससे ये आ जाए, तो 2 की पावर कितना करना पड़ेगा? 1/3, तभी जाकर वो वहाँ पर इनपुट जो है वो आंसर में आएगा, ठीक है। सपोज करो मैंने ऐसे लिखा, देखो log, मैंने यहाँ लिखा √3 - √2, यहाँ लिखा 5 - 2 √6, तो बताना कितना आंसर आएगा? 2। बाकी बच्चे सोचेंगे एक बार। सोच पा रहे हो कि 2 आएगा, ठीक है? कैसे सोच रहे हो देखो, जैसे कभी कभार ना दिमाग नहीं चल रहा आपका, तो आपने हिट भी करना है, जैसे √3 - √2 है ना, एक बार इसकी पावर 2 करके देखते हैं कि हो क्या रहा है। तो जब आप इसकी पावर 2 करोगे तो कितना आंसर आएगा? a² + b² - 2ab, तो जब आप -2ab करेंगे तो उसमें आ जाएगा 2 √6, तो ये कितना बन जाएगा बताओ? 5 - 2 √6 आ जाएगा। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इस नंबर की पावर 2 करने से ये नंबर आएगा, तो इसीलिए हमने क्या किया, इसका आंसर लिख दिया 2। अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ।
सोचो एक बार, ऐसे कैसे कह रहे हो? -4 पावर करने का मतलब है 1/7 की पावर 4। तो 1/7 की पावर 4 थोड़ी लिखा है ये, √7 √7 √7, 1/7 की पावर 4 नहीं लिखा है ये। पहले इस चीज़ को देखो कि ये है क्या, पावर्स की टर्म्स में देखो। ये सिंबॉलिकली लिखा है, इसका मतलब क्या है, √7 के इनपुट में 7 को आपने इस नंबर से मल्टीप्लाई किया जो इट्स अगेन रूट में है। 15/6 आ गया, कर दिया तुमने कैलकुलेट? 15/16। ठीक है, देखो एक बार देख लो इधर कैसे इसको सोचा जाता है। आप इसको ऐसे सोचो, देखो यहाँ लिखा है 7, ठीक है। अब इसके बगल में फिर से √7 लिखा है, फिर √7 लिखा है। अब देखो यहाँ पर ये जो सबसे छोटे वाला है, ये जो सबसे छोटे वाला है, अगर हम इसको ऑब्जर्व करें, ये जो सबसे छोटे वाला है अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो इसका मतलब क्या है, ये क्या लिखा हुआ है? इन दोनों को बेस सेम है, पावर से ऐड कर लो एक बार ज़रा, बेस सेम है, पावर से ऐड कर लो। तो 7 की पावर 1/2 + 1, 1/2 + 1 इज़ 3/2। अगेन अंडर रूट लगा हुआ है, तो अंडर रूट क्या करेगा, उसकी पावर को हाफ कर देगा। तो हाफ करने के बाद आपने इसको लिखा 7 की पावर 3/4, ऐसे। समझ पा रहे हो यहाँ तक? तुम बताओ दिव्यांश, आ रहा है ना समझ में? अब बेस सेम है, फिर से पावर ऐड करो तो कितना आएगा? बेस सेम है, इसकी पावर 1 है, इसकी 3/4 है, तो 7/4। तो बेस सेम है, पावर से ऐड करिए आपने। अब अगेन अंडर रूट लगाए, तो अंडर रूट का मतलब होता है हाफ पावर, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 7, और 7 की पावर 7/8। अब बेस सेम है, फिर से पावर ऐड हो जाएगी, तो पावर ऐड होने के बाद 15/8। अब इसके बाद अगेन हाफ पावर है, तो मतलब कितना जाएगा? 7 की पावर कितना? 15/16। तो दैट मीन्स कि ये नंबर क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है log 7 की पावर 15/16, और बेस में लिखा है 7। तो कितना आंसर आएगा? 15/16 की क्या पावर करें जिससे ये आंसर आ जाए? समझ पा रहे हो बात को? कर सकते हैं ऐसा? ठीक है। मान लो मैंने यहाँ लिखा y, और बेस में भी लेट से y लिखा हुआ है, और यहाँ पर लिख दिया इसकी पावर कुछ भी 5/3, तो आंसर कितना आएगा? 5/3। ठीक है, तो ऐसा आ जाएगा कि भाई जो y की क्या पावर करेगी, y की पावर 5/3 आ जाए, तो आपने 5/3 लिख दिया। सपोज़ करो यहाँ पर लिखा हुआ है उतना, कितना लिखा हुआ है? मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है, एक सेकेंड ना, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 0.125, और बेस में लिखा हुआ है 2। तो बताओ आंसर कितना आएगा? 0.125 है और बेस में लिखा हुआ है 2, तो 2 की क्या पावर करोगे जिससे वो आंसर आए? -3 फाइनल है? करेक्ट है। देखो 0.125 को आप क्या लिख सकते हो? 125 बाय कितना? 1000, और 125/1000 अगर आप कैंसिलेशंस करोगे तो कैंसिलेशंस करके क्या बनेगा ये? तो 1/8 बनेगा कैंसिलेशन करके। तो 2 की कितनी पावर करें कि 1/8 आ जाए? तो -3 पावर करनी पड़ेगी। समझ आ रही बात? ठीक है। अब इसको करने के बाद अब हम चलते हैं प्रॉपर्टीज़ पर। ठीक है, अभी शीट मिलेगी जिसमें आप बहुत सारे क्वेश्चन ये वाले करोगे। अब वो शीट आप लोग करना बैठ के अटेम्प्ट, मैं आपको प्रॉपर्टीज़ एक बार पढ़ा देता हूँ और फिर आप उन प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर आगे परफॉर्म करोगे। ठीक है, तो इन टोटल अगर मैं आपसे बात करूं कि हमारे पास जो है कितनी प्रॉपर्टीज़ है, तो हमारे पास 7 प्रॉपर्टीज़ है जो लॉगरिदम में आपको याद रखनी है।
वो 7 अगर हमने याद रख ली तो फिर क्वेश्चन हो जाता है ख़त्म, उसमें मतलब जो बेसिक क्वेश्चन है वो सारे निपट जाएंगे उन्हीं से ही। ठीक है, तो अब इतना लिखने के बाद ये था आपके लिए लॉग का इंट्रोडक्शन। अब हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टीज़, तो यहाँ से मेन लॉगरिथम स्टार्ट होगा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉगरिथम। करें पहला प्रॉपर्टी। ठीक है, ध्यान से सुनना क्या मैं लिख रहा हूँ और कैसे मैं कर रहा हूँ। तो मैंने लिखा सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है, पहले हम क्या करते हैं सारी प्रॉपर्टीज़ को एक साथ लिस्ट डाउन करते हैं, उसके बाद हम प्रूफ पर आएंगे। तो पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि लॉग के अंदर अगर 2 नंबर्स मल्टीप्लाई में हों तो इसका आंसर क्या आता है, कुछ आइडिया तुम लोगों को? देखो लॉग के अंदर अगर 2 नंबर मल्टीप्लाई में है तो लॉगरिथम की प्रॉपर्टी ये कहती है कि आप इसको किस में लिख सकते हो, एडिशन में लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, लेकिन याद रखना है बेस चेंज नहीं होगा, जो बेस लेफ्ट में है वही सेम बेसिस राइट में चलेंगे। आप क्योंकि लॉग लिख रहे हो तो लॉग को डिफाइन करने वाली जितनी चीज़ें हैं वो सारी के सारी उसमें रिक्वायर्ड होंगी। सेकंड, मान लो आपने लिखा है लॉग, फिर लिखा है x/y और यहाँ पर लिखा हुआ है बेस b, तो बताओगे कि क्या होगा इसमें कनव? तो लॉग इसका आंसर अगर डिवीजन में है लॉग के अंदर कुछ चीज़ें तो वो चले जाती हैं सब्ट्रैक्शन में, ये है प्रॉपर्टी, आप इसको लिखते चलो साथ साथ में। थर्ड प्रॉपर्टी है कि लॉग के अंदर अगर कुछ पावर में लिखा है, ऐसा नहीं कि ये नेचुरल पावर है, पावर फ्रैक्शनल हो, पावर नेगेटिव हो, कुछ भी लिखा हो, पावर में अगर लिखा हुआ है और लेट से यहाँ पर बेस है b, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा n log x और बेस में b, तो जो पावर है वो बाहर आ जाती है। ठीक है, तो क्या मैं कह रहा हूँ कि अगर लॉग के अंदर कुछ पावर में लिखा है तो वो पावर जो है वो बाहर आ जाएगी। इसमें यार स्टेपलर करना पड़ेगा ना, 4 पेज है इसमें, ठीक है, 4 पेज अपने पास रखो और फिर स्टेपल करते हैं। सिर्फ अगर log x to b बेस b को n से मल्टीप्लाई करने log x एक नंबर है जिसको आप बाहर से n से मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसका मतलब ये है जो भी उसका वैल्यू होगा 4 पेज रखना, फर्स्ट 4 पेजेस। ठीक है, 4th नंबर पर क्या है? 4th नंबर पर है प्रॉपर्टी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम मैथ्स में कहते हैं बेस और चेंजिंग और थ्योरम। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाईली यूजफुल है, बेस चेंजिंग थ्योरम। अब इसमें क्या होता है बेस चेंजिंग थ्योरम के अंदर, ध्यान से सुनना। देखो कभी कभार ऐसा होगा कुछ क्वेश्चंस के अंदर आपके पास जो बेसेस हैं वो अच्छे बेस नहीं है, जिनसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है वैसा बेस नहीं है। किसी ने आपसे कहा कि यार ये जो बेस है ये ठीक नहीं है, अगर इसकी जगह ये होता तो सॉल्व हो जाता, तो बेस चेंज किया जा सकता है क्या? तो इसका आंसर है यस। कैसे करेंगे वो बात की बात है, बेस चेंज किया जा सकता है, फिलहाल ये है, तो इसका आंसर क्या आएगा? log x अपॉन में log b। अब बेस जो मर्जी आपको लिखना है आप लिख सकते हो, जैसे आपने इन दोनों जगहों पर, लेकिन सेम बेस होना चाहिए आपका। अगर आपने ऊपर 10 बेस लिया है तो नीचे भी कितना लेना पड़ेगा? 10। अगर आपने ऊपर 5 बेस लिया है तो नीचे भी कितना लेना पड़ेगा? 5। जो बेस ऊपर लिखा है वही सेम बेस नीचे आना चाहिए, यही बेस चेंजिंग थ्योरम की प्रॉपर्टी है। ठीक है, अगेन कोई आपसे हो सकता है कहे कि यार ये डिफाइंड कहाँ पर है, तो डिफाइंड ये वहाँ पर है जहाँ पर लॉगरिथम जो होता है वो क्या होता है? डिफाइंड होता है, वहाँ पर ये डिफाइंड है। ठीक है, अच्छा है क्या स्टेपलर? इनको भी पास कर दो यार, फिर नीचे से मंगाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो, अब हम चलते हैं 5th प्रॉपर्टी पर। ये जो 5th प्रॉपर्टी है ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। ये प्रॉपर्टी क्या है बेसिकली? इस प्रॉपर्टी में हम क्या सीखने वाले हैं कि कभी कभार ऐसा होता है कि आपके सामने क्या लिखा है? लॉग लिखा है। ठीक है, लॉग लिखा है और आप चाहते हो कि यार बेस और इनपुट को इंटरचेंज किया जाए। x जो होता है वो होता है बेस और b जो होता है वो होता है इनपुट। आप चाहते हो x और b को इंटरचेंज किया जाए, तो इसका आंसर है यस, आप बिल्कुल कर सकते हो। तो अगर आपने इंटरचेंज किया तो थ्योरम ये कहती है कि फिर आपको उसको किस में लिखना पड़ेगा? रेसिप्रोकल में। तो अगर आप x और b की जगह एक दूसरे से इंटरचेंज करना चाहते हो तो इसका आंसर है यस, आप कर सकते हो, लेकिन कंडीशन है ये। अच्छा, अगेन x b ऐसी जगहों पर है जहाँ पर ये डिफाइंड हो। ठीक है, अब आ जाओ, इसी के अंदर एक और प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। इसी 5th वाली प्रॉपर्टी में हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़नी है कि देखो कभी कभार ऐसा होगा बेस में ही कुछ पावर में लिखा हुआ है,
तो अगर बेस में ही कुछ पावर में लिखा होगा तब आप कैसे एक्ट करोगे, कैसे सॉल्व करोगे, ये क्वेश्चन उठता है। तो देखो, हाँ, तो अगर बेस में से कभी भी पावर निकालनी है आपको तो वो कैसे निकलती है बाहर, रेसिप्रोकल होके बाहर आ जाएगी। ठीक है, अच्छा अगले पर आ जाओ, 6th नंबर पर। तो बाय चांस सपोज करो आपके सामने लिखा हुआ है, देखो इधर ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको हम आगे चलकर पढ़ेंगे कि इन्वर्जन लॉ है ये। आगे चलकर जब फंक्शंस पढ़ते हैं ना तब समझ आता है कि ऐसा क्यों आया। आज हम एज इट इज लिख रहे हैं। तो देखना, कभी कभार क्या होगा, कोई नंबर आपके सामने लिखा होगा जैसे कि a, और इसकी पावर में जो लिखा हुआ है वो log लिखा हुआ है, और इसका भी बेस किसी ने कह दिया कि a ही लो। तो अगर a की पावर में लॉगरिदम लिखा है विद द सेम बेस और यहाँ लिख दिया है कुछ भी, तो जो ये कुछ भी है यही कुछ भी आंसर में आ जाता है। तो अगर यहाँ लिखा है x² तो आंसर कितना आएगा, x²। अगर यहाँ लिखा है 2x तो आंसर कितना आएगा, 2x। कैसे आता है, एक्चुअली ये इन्वर्स की प्रॉपर्टी है, बट अभी फिलहाल आपने ऐसे ही ध्यान रखना है कि जो भी यहाँ इनपुट में लिखा होगा लॉग के, वही क्या जाएगा, आउटपुट आ जाएगा। अब हाँ, सॉल्व करके लिख सकते हो, बट कभी कभार मान लो वेरिएबल ही लिखा है तब सॉल्व नहीं हो पाएगी वो। मान लो किसी ने वेरिएबल ही लिख दिया b की जगह, x² लिखा है, तो अब आपको उसको सॉल्व करना है, तो x² का कुछ आंसर तो आता नहीं, तो आपको स्क्वायर हटाना पड़ेगा वहाँ से। अब 7th प्रॉपर्टी क्या है उसको ध्यान से सुनो। 7th प्रॉपर्टी का कहना ये है कि कभी कभार ऐसा होता है कि कोई नंबर है जिसकी पावर में दोबारा से लॉग लिखा हुआ है, लेकिन इस बार इसका जो बेस है वो कोई डिफरेंट है। a होगा तो फिर तो ये पहली वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, बट मान लो बेस ही अलग है। तो जैसा इनपुट, जैसे मान लो यहाँ x लिखा है, तो अगर वहाँ a होता तो x ही आंसर आता, लेकिन यहाँ log x लिखा है, बेस में है बेस में है b और a की पावर में सारा एक्सप्रेशन है। तो अगर कोई आपसे कहे कि क्या a और x एक दूसरे के साथ इंटरचेंज हो सकते हैं, तो इसका आंसर है यस, a और x को एक दूसरे के साथ इंटरचेंज हम कर सकते हैं। इसका आंसर ऐसा आता है, देखो x रेज टू द पावर log, बेस वही रहेगा लेकिन यहाँ पर कितना आ जाएगा, a। तो यही किसका, अभी समझ आएगा तो क्वेश्चन करेंगे, अभी लिख दो। तो क्या है कि इन प्रॉपर्टीज़ की हम जब हेल्प लेंगे क्वेश्चन सॉल्विंग में तो आपको रियलाइज़ होगा कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो अभी आप क्या करोगे, शीट को सॉल्व करोगे, जो शीट आपको दे रखी है इसको सॉल्व करो। हाँ, नहीं ऐसा करते हैं, देखो नहीं, इसका एक्चुअल वे जो है उसको समझो। एक्चुअल वे इसका जो है ना वो डिफरेंट है, तो एक्चुअल वे को हम समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, हाँ ठीक है, अभी देख लेता हूँ मैं बस एक बार। ठीक है, ठीक है, तो अब देखो इसको कि कैसे हम डील कर रहे हैं, तो अब समझना इन क्वेश्चंस को। ठीक है, तो एक तो है 9th। ठीक है, 9th हमने उठा लिया यहाँ से, पहले चलो 9th ही कर लेते हैं क्योंकि इसमें मेरे को एक्सप्लेन करना था एक्चुअली कुछ, तो इसीलिए इसको क्या है कर ही लेते हैं प्रॉपर। अब देखो 9th क्वेश्चन कह क्या रहा है आपसे, पहले उस चीज़ को समझो। देखो अगर हम बात करें ना, एक चीज़ होती है मैथमेटिक्स में जिसको आगे चलकर कहते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखो होता क्या है कि जैसे ये फंक्शन है, अगर आप इसको रियलाइज़ करो तो इनपुट अगर छोटा था तो आंसर भी छोटा ही आया, इनपुट बड़ा हुआ तो आंसर थोड़ा सा बड़ा आ गया, इनपुट और बड़ा हुआ तो आंसर और बड़ा आ गया, इनपुट और बड़ा हुआ तो आंसर बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा। तो ऐसे फंक्शन को मैथ्स में कहते हैं इंक्रीजिंग। बड़े नंबर पर बड़ा आंसर, छोटे पर छोटा आंसर, ऐसे फंक्शन को मैथ्स में क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग। अब अगर तुम येलो वाले ग्राफ को देखो तो येलो वाले ग्राफ में आपने 100 रखा तो आंसर कितना आया, -2, और जबकि 10 रखने पर -1 आंसर आ रहा है। कौन बड़ा है, -2 या -1?
-1 बड़ा है, तो बड़े नंबर पर छोटा आ जाए आंसर और छोटे पर बड़ा आ जाए तो इसका मतलब फंक्शन क्या होता है, डिक्रीजिंग। तो अब जैसे हमारे पास क्या है, जब हम इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है कि देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अगर मैं बेस में देखूं किसी भी लॉग के 1 से छोटा नंबर नहीं है, तो मतलब जितने भी लॉग यहाँ पर लिखे हुए हैं सारे के सारे कैसे फंक्शंस हैं, इंक्रीजिंग फंक्शंस हैं। तो आपने जैसे सबसे पहले कहा कि मेरे पास यहाँ पर जो है लॉग 81 लिखा है। सर इसको हम वो नहीं कर सकते अप्रॉक्स? हाँ अप्रॉक्स कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब ध्यान से सुनना, ओरली हो गया तो। अब हाँ लेकिन एक बार ध्यान से सुनो एक बार मेरी बात को। तो जैसे log 81 है, तो इसका तो आंसर आपको पता ही है, इस पे तो हम ज़्यादा दिमाग क्यों लगाएं। लेकिन अगर मैं दूसरे वाले का देखूं तो उस पर दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि 36 है, तो 2 की कोई सी भी पावर कर लो 36 तो नहीं आएगा, डेसिमल वाली पावर से आएगा 36 एक्चुअली, तो वो हम सोच नहीं सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने ये कहा कि 36 जो होता है वो 64 से छोटा होता है, और 36 किससे बड़ा होता है, तो आप कहोगे ये 32 से बड़ा होता है। तो अब जो बेस है वो है 2, 1 से बड़ा है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होगा, 32 पर जो लॉग का आंसर आ रहा होगा और 36 पर जो लॉग का आंसर आ रहा होगा और 64 पर जो लॉग का आंसर होगा, क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग है तो छोटे नंबर पर छोटा ही आंसर आएगा और बड़े नंबर पर बड़ा आएगा। तो 64 पर जो लॉग का आंसर आएगा वो बड़ा होगा और 32 पर जो लॉग का आंसर आएगा वो क्या होगा, छोटा। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ ये किस में होल्ड करता है, इंक्रीजिंग में। अब मान लो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर नंबर 1/2 लिख दिया, तो इनइक्वालिटी फिर आपको क्या करनी पड़ती, रिवर्स करनी पड़ती। मान लो यहाँ पर मैंने 1/2 लिख दिया बेस, तो अब आप क्या कहोगे कि छोटे पर सबसे बड़ा आंसर आएगा और बड़े पर सबसे छोटा आंसर आएगा। समझ पा रहे हो बात को। तो अगर बेस 1 से छोटा है तो याद रखना है लॉगरिथम इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, और डिक्रीजिंग फंक्शन में छोटे पर बड़ा आता है, छोटे पर बड़ा और बड़े पर छोटा आता है। जबकि इंक्रीजिंग फंक्शन में जितना बड़ा नंबर आप रखोगे उतना बड़ा आंसर आएगा। तो हमें रियलाइज हुआ क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग है 64 पर सबसे बड़ा आंसर आना चाहिए। और बेस में कितना लिखा है, बेस में लिखा है 2, तो यहाँ पर आया 5, यहाँ पर कितना आया, यहाँ पर तो पता ही नहीं हमको, लेकिन इसका आंसर कितना आ गया 6। तो दैट मीन्स कि ये जो नंबर है बेसिकली ये किसके बीच में है, 5 और 6 के बीच में, और ये तो 2 ही है। तो ये कैसे बड़ा हो जाएगा, ये 2 लिखा है और ये 5 और 6 के बीच का कोई नंबर है, तो 2 5 और 6 के से बड़ा कैसे हो जाएगा। तो ए पार्ट क्या हो जाएगा, गलत। अब बी पार्ट पर आ जाओ, तो बी पार्ट में क्या लिखा है 80। अब आप कहोगे यार 80 पर क्या आंसर है, हमें नहीं पता, लेकिन 81 से ये छोटा है और बड़ा किससे है, ये 27 से। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि log 80 का जो आंसर होगा वो बीच में होगा 81 एंड 27 वाले के। क्यों, क्योंकि इट इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन, छोटे नंबर पर छोटा आंसर, बड़े पर बड़ा आंसर। तो log 80 बेस 3 का आंसर किसके बीच में आ गया, तो आप कहोगे 4 से छोटा और 3 से बड़ा। तो ये हमें पता चल गया कि ये 3 और 4 के बीच में है। राइट हैंड साइड उस तरफ जो लिखा है वो 100 लिखा है, तो आप कहोगे log 100 किससे छोटा होगा, बेस में 25 है, तो आप कहोगे log 625 से ये छोटा है। समझ पा रहे हो बात को, इंक्रीजिंग है, बार बार मैं उसको नहीं समझा रहा। तो log 100 जो होगा वो किससे छोटा होगा, log 625 से, बेस में 25 है, और बड़ा किससे होगा, ये बड़ा होगा log 25 से। तो इसी तरीके से इसका आंसर 1 और किसके बीच में आएगा, ये log 100 बेस 25 और इधर है 2। तो बेसिकली log 100 बेस 25 का आंसर किसके नियर आएगा, 1 से 2 के बीच में। ये नंबर आपका 3 और 4 के बीच का कोई नंबर है, और ये नंबर किसके बीच का है, 1 और 2 के। तो क्या करेक्ट होगी, इनइक्वालिटी नहीं होगी, तो ये भी गलत हो गया। तो इसी तरीके से मेरे हिसाब से आप देखना सी शायद करेक्ट आ जाएगा और डी इनकरेक्ट आ जाएगा, यही सेम लॉजिक लगाना। अब तुम कहना चाह रहे हो कि 17th क्वेश्चन कैसे होगा, तो इसके लिए वेट करेंगे अब कल वाले लेक्चर का। हिंट मैं दे रहा हूँ इसके लिए कि इसमें लगेगी बेस चेंजिंग थ्योरम। जो 17th क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा हुआ है, अगर आप रियलाइज करो, 17th क्वेश्चन में लिखा हुआ है log a बेस 2a इज इक्वल टू x, log 2a बेस 3a इज इक्वल टू y, log 3a बेस कितना है 4a इज इक्वल टू z। अब तुमसे वो मल्टीप्लाई करवा रहा है x y z। तो देखो जब तुम x y z मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे होगा मल्टीप्लिकेशन। समझ पा रहे हो बात को। अब क्या होगा, बेस चेंजिंग थ्योरम को लगाओ। बेस चेंजिंग थ्योरम का कहना यह है कि जब जब आपको ऐसे बेस दिखाई देंगे अलग अलग, तो आप इसमें बेस चेंज कर सकते हो। तो आप लिख सकते हो log a डिवाइडेड बाय log 2a,
मल्टीप्लाइड बाय लिख सकते हो log 2a डिवाइडेड बाय log 3a, और बेस क्या ले रहा हूँ मैं सब जगह सेम। आपने जो यहाँ बेस लिया 10, तो यहाँ भी 10 ही लेना पड़ेगा। यहाँ 100 लेना ले लो, लेकिन यहाँ भी 100 लेना पड़ेगा। यहाँ 101 लेना ले लो, लेकिन यहाँ भी 101 लेना होगा। बट मैथ्स में हम क्या करते हैं कि बार बार यार बेस कौन लिखेगा, सब जगह 10 बेस ले लो, तो कुछ भी बेस ले सकते हैं। मैंने 10 ही ले लिया, क्या फ़र्क पड़ता है उससे, 10 ले सकते हैं बेस, हर जगह मैंने 10 लिया बेस। अब इसका बेनिफिट क्या हुआ, बेनिफिट ये हुआ कि ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये वाला इससे कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर कितना आ गया बताओ, log a अपॉन, हाँ बोलो, सर अगर हम log 2a वाले पे हम अगर हम कहीं भी दोनों में अलग अलग लगा दें तो वो कटेगा नहीं? अगर बेस अलग अलग लगा दें, हाँ नहीं, मैंने क्या कहा कि हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, जो मर्जी बेस हमारा होगा, जो मन हमारे बेस लगाने का होगा वही लगाएंगे। अब आप जानबूझ के अगर अलग बेस लगा लोगे तो फिर वो सॉल्व भी नहीं हो पाएगा आगे, तो हमने ऐसा बेस लेना है जिससे वो सिंप्लीफाई हो जाए, बस इतनी कहानी है। बेस नहीं दिया हुआ तो मैं कहने हाँ, अगर लिखा नहीं है कहीं पर कुछ बेस तो 10 लेके ही सॉल्व करना उसको, ठीक है। अच्छा, log a बाई log 4a है, अब इसको यहीं पर छोड़ दो। सेकेंड एक्सप्रेशन में क्या लिखा है, 2yz, तो y कितना था, log 2a बेस 3a, log 3a बेस 4a, तो आप इसको क्या कर दो, आप इसको वो कर दो बेस चेंजिंग थ्योरम से, तो बेस चेंजिंग थ्योरम से कितना लिखोगे, log 2a डिवाइडेड बाय log 3a मल्टीप्लाइड बाय log 3a डिवाइडेड बाय log 4a। अब आपको दिखाई देगा ये तो कट गया, तो यहाँ पर आ जाएगा -2 log 2a डिवाइडेड बाय कितना, log 4a। अब बेस चेंजिंग थ्योरम लेफ्ट से राइट मत जाओ, राइट से अगर लेफ्ट में आऊँ तो मुझे बता सकते हो इसकी जगह तुम क्या लिखने वाले हो, अगर तुम राइट से लेफ्ट में आए, 2a minus 4a, माइनस नहीं, बेस चेंजिंग थ्योरम, वो 2a अपॉन 4a इज अ डिफरेंट नंबर, log 2a बाई log 4a इज डिफरेंट। अगर कहीं पर लिखा है ऐसे log 2a बाई 4a दैट इज डिफरेंट, log 2a होल डिवाइडेड बाई log 4a इज कंप्लीटली डिफरेंट। इसको तुम लिख सकते हो ऐसे, log 2a और बेस में लिख दिया 4a, बेस चेंजिंग थ्योरम का उल्टा लेके जाओ। बेस चेंजिंग थ्योरम कह रही है कि ऐसा लिखा होगा तो ऐसा ला सकते हैं, ऐसा लिखा है तो वैसा लिख सकते हैं। समझ पा रहे हो, वो वाला कॉन्सेप्ट आया समझ में, सर उसको 2 को जरा अंदर भी भेज सकते हैं, पावर में भेज सकते हैं, पावर में, अंदर नहीं पावर में भेज सकते हैं। 4 2a का होल स्क्वायर होगा, तो 4a स्क्वायर की पावर -1 है तो नीचे आ जाएगा वो, मतलब अपॉन में रहेगा 1 अपॉन, हाँ -2 को हम पावर में बेस की पावर में भेजेंगे ना इनपुट की, बेस की पावर में नहीं जा सकता वो, बेस की पावर में भेजना है तो रेसिप्रोकल होके जाएगा। जो प्रॉपर्टी थी ना, बेस की पावर से अगर कोई नंबर बाहर निकालते तो रेसिप्रोकल होके आता है। अभी रुक जाओ, अभी उसको नहीं छोड़ दो, अब तुम्हें ये नहीं पूछा हुआ था, तुमसे क्या पूछा हुआ है, तुमसे पूछा हुआ है xyz माइनस 2yz, तो हमने log, इसमें भी बेस चेंजिंग थ्योरम लगाओ, इसको क्या लिख सकते हो, log a और यहाँ पर छोटा सा 4a लिख सकता हूँ मैं इसको, इस वाले टर्म को, और फिर इधर आ जाएगा log 2 टाइम्स है यहाँ पर 2a और बेस 4a, इस -2 को पावर में भेज दो, चाहे -2 को पावर में भेज दो या 2 ओनली को पावर में भेजो, तो अगर आप 2 ओनली को पावर में भेजोगे तो यहाँ पर कितना आएगा, log 4a स्क्वायर, और यहाँ कितना आएगा 4a, बेस सेम है तो आप log x माइनस log y उसकी प्रॉपर्टी लगा सकते हो। log x माइनस log y की क्या प्रॉपर्टी है, तो log x अपॉन y, तो a अपॉन 4a स्क्वायर, और यहाँ कितना आएगा 4a, अब एक a तो कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा log 1/4a, और यहाँ पर आएगा 4a, तो 4a की कितनी पावर करूँ कि 1/4a आ जाए, -1, तो इसीलिए इसका क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा -1, ठीक है। तो आप क्या करना, ये जो हैंड रिटन वाला है इनको आगे मत करना ज़्यादा, आगे वाले थोड़े डिफिकल्ट हैं, तुम क्या करना, ये पीछे जो ये टाइप्ड वाली शीट है ये पियर्सन वाली बुक की है क्लास 10 से, ये टाइप्ड वाले करना, ये टाइप्ड वाले ज़्यादा अच्छे से होंगे तुमसे, वो आसान क्वेश्चन है टाइप्ड वाले, तुम तो कर रख सकते हो करना, तुम आगे कर लेना, तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया है, लेकिन इनको मैं कह रहा हूँ तुम पहले टाइप्ड वाले करना, जब टाइप है, ये वाले का जवाब। हाँ ये तुम कर सकते हो, लेकिन सारे नहीं होंगे, लेकिन टाइप्ड वाले तुमसे भी हो जाएंगे सारे। टाइप्ड वाले जो है ना, जो टाइप्ड वाली शीट है वो पियर्सन की बुक की शीट है, वो अगर तुम सॉल्व करो